हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी दूंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। सेलखड़ी नामक पत्थर, जो हड़प्पाई मोहर है ना, वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। इस पर जानवरों के चित्र व ऐसी लिपि बनी हुई है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस पर क्या होते थे, जानवरों के चित्र बने होते थे और ऐसी लिपि इसमें उकेरी गई है जिसे ना अभी तक जो पुरातात्विद है उसे पढ़ नहीं पाई हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों से मिलती है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में जानकारी इन सब चीज़ों से मिलती है, ये आपको याद रखना है। इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो हड़प्पा जो सभ्यता उसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर पहले खोजे जाने के लिए पड़ा। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा था, क्योंकि इसे सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था। सभ्यता का काल निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में जो संस्कृतियां थीं उन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों को हड़प्पा संस्कृति से अलग करने के लिए हड़प्पा को विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जो पहले रही है उनको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और जो बाद में रही उनको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इन संस्कृतियों को ना हड़प्पा संस्कृति से अलग करने के लिए जो हड़प्पा संस्कृति है जिसका काल निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच है, उसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन प्राप्त पेड़ पौधों के उत्पाद तथा मछली जैसे जीवों से करते थे। इसके साक्ष्य जले हुए अनाज के दानों से मिले हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो भोजन प्राप्त कैसे करते थे, पेड़ पौधों के उत्पाद यानी कि जो उनसे फल सब्जियां और कंदमूल मिलते थे उससे, और साथ ही जो मछली होते थे, मछली जैसे जीवों को वो खाते थे। और इसके साक्ष्य कैसे मिले, जो अनाज के दाने मिले, इन सब से इन चीज़ों का पता चलता है। अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो अनाज के दानों में क्या क्या शामिल है ये सब आपको याद रखना है। और गुजरात से क्या मिला है, गुजरात से मिले हैं बाजरे के दाने, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। हड़प्पा स्थलों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। खोज से यह पता चलता है कि ये सारे पालतू जानवर थे। और हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से मवेशियों, भेड़, बकरी और भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ मिली है। और इन सब से क्या पता चलता है कि ये सारे थे पालतू जानवर। जंगली जानवर जैसे वरहा, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियाँ मिली हैं। और इसके अलावा क्या है, जो जंगली जानवर है उनमें इन सब की हड्डियाँ मिली है। जो हिरण किस किस की मिली है, वरहा यानी कि जंगली सूअर, हिरण और घड़ियाल जो कि मगरमच्छ जैसा दिखता है। पुरातात्विद के अनुसार खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि मोहरों पर किए गए रेखांकन और मिर्र मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी है। पुरातात्विद के अनुसार खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। और वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मोहरों पर मिर्र मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो यह इंगित करती है वृषभ के विषय में जानकारी थी, यानी कि वृषभ भी इसमें था जो कि थोड़ा सा बैल जैसा ही दिखता है। वृषभ की ये पिक्चर मैंने लगा दी, आप इसे देख लीजिए। चौलिस्तान के स्थलों में बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। चौलिस्तान जो एक जगह है और साथ ही जो हरियाणा है वहाँ पर ना मिट्टी के बने हल मिले हैं, यानी जो मिट्टी से बने जाते थे उसके हल के नमूने मिले। प्रतिरूप मतलब होता है नमूने मिले हैं। इसके अतिरिक्त कालीबंगन नामक स्थान पर जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और इसके अलावा जो कालीबंगन नामक जगह है जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे क्या जुटे हुए खेत भी मिले हैं। अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। तो जो अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक जगह है ना, वहाँ पे क्या मिले, नहर मिले हैं, और इससे ये पता चलता है कि इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते होंगे। इसके अतिरिक्त धोलावीरा जो कि गुजरात में है में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो जो धोलावीरा में जो जलाशय मिले हैं, धोलावीरा में जो जलाशय मिला है वो कुछ इस प्रकार का है। तो जो जलाशय मिले हैं ना, उनका भी प्रयोग कृषि के लिए करते थे।
मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। तो मोहनजोदड़ो जो है ना वो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है सबसे पहला खोजा गया स्थान कौन सा था। तो ये आपको याद रखना हड़प्पा था, ना कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बस्ती 2 भागों में विभाजित है, पहला दुर्ग, दूसरा निचला क्षेत्र, निचला शहर। तो मोहनजोदड़ो में क्या है, जो बस्तियाँ हैं वो 2 भागों में बांटी गई हैं। पहला जो है वो दुर्ग है और जो दूसरा है वो क्या है, निचला शहर बोलते हैं। तो आप सबसे पहले दुर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके मैंने 3-3 पॉइंट्स ऐसे बना दिए ताकि आपको इजी रहे। सबसे पहले दुर्ग, ये छोटी बस्ती है जो ऊंचाई पर बनाई गई है। जो दुर्ग है वो क्या, छोटी बस्ती तो है लेकिन क्या उसको ऊंचाई पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ संरचनाएं कच्ची ईंटों से बनी थी। और इसकी ये ऊंचाई पर क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो इसकी संरचना है ना वो कच्ची ईंटों की थी, इसलिए इसको ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। और जो दुर्ग है ना उसको दीवार से घेर दिया गया था चारों तरफ से, ताकि जो निचला शहर है उससे इसको अलग किया जा सके। अब निचला शहर, इसके भी मैंने 3 पॉइंट्स बना दिए जिससे आपको ईजी रहे। ये कहीं अधिक बड़ा था लेकिन इसे नीचे बनाया गया था। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। तो जो दुर्ग था वो क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था लेकिन उसे क्या करा था, नीचे बना दिया गया था। और जो निचला शहर है उसको भी दीवारों से घेर दिया गया था। और इसके अलावा क्या होता है, जो भवन थे ना वो ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। यानी मकान बनाने से पहले जो ईंट की चिनाई करके ऊंचा सा चबूतरा सा बना लेते, फिर उसके ऊपर मकान बनाते हैं। कुछ इस प्रकार का बनाया गया था। नालों का निर्माण, हड़प्पा शहरों की अनूठी विशेषताओं में एक थी नियोजित जल निकास प्रणाली। तो जो हड़प्पा शहरों की एक अनूठी विशेषता में क्या मानी जाती है, नियोजित जल निकास प्रणाली मानी जाती है। नियोजित मतलब पहले से प्लान की हुई, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो वहाँ पे नालियाँ जो क्या थी, एक नियोजित ढंग से बनाई गई थी कि पानी इस तरह से बाहर चला जाएगा। यहाँ पर सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड पद्धति कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। गृह स्थापत्य, यानी अब घरों की स्थापना किस प्रकार से की जाती थी वो हम पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो मोहनजोदड़ो का निचला शहर है वो क्या करता है, वहाँ पे आवासीय भवन है, यानी कि लोगों के रहने की जगह है जिसमें लोग निवास करते हैं। तो हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो में बस्तियाँ जो 2 भागों में बांटी गई थी, एक था दुर्ग, दूसरा था निचला क्षेत्र। तो जो निचला शहर है वहाँ पे क्या है, आवासीय भवनों के उदाहरण वो प्रस्तुत करता है। और दूसरा क्या है, इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। उसके अलावा क्या था, कई जो थे ना वो आंगन पर केंद्रित थे, यानी और आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे और बीच में एक बड़ा सा आंगन होता था। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से शुष्क और गर्म मौसम में। तो जो आंगन था उसका इस्तेमाल किस लिए करते थे, खाना पकाने के लिए और कटाई करने के लिए करते थे, वो भी कब, गर्मियों के मौसम में। यहाँ पर एक रोचक विषय यह है कि लोग अपनी एकांतता को महत्व देते थे क्योंकि भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। इसके अलावा दरवाजे से आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यहाँ के लोग थे निचला शहर के मोहनजोदड़ो में, वो अपने एकांतता का मतलब होता है गोपनीयता को महत्व देते थे। और ये किस चीज़ से पता चलता है, क्योंकि जो भूमि तल पर घर थे वहाँ पर दीवारों पर जो खिड़कियाँ नहीं बनाई गई थी। इसके अलावा दरवाजे से आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। और इसके अलावा क्या था, अगर दरवाजे से कोई अंदर की तरफ देखेगा तो उसको अंदर का कुछ अच्छे से नहीं दिखाई देगा। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। और जो जितने भी घर होते थे ना मोहनजोदड़ो के निचले शहर में, वहाँ पर क्या होती थी, जो उनका अपना अपना ईंटों से बना स्नानघर होता था और उसकी नालियाँ क्या थी, दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घर में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। अवशेष होता है जो मकानों का बचा खुचा कुछ टूटा फूटा रह जाता है, उसे अवशेष बोलते हैं। तो क्या था,
कुछ घरों में यह भी मतलब कि साक्ष्य मिले हैं सीढ़ियों के टूटे फूटे, जिससे ये पता चलता है कि छत पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। कई आवासों में कुएं भी थे जिसका प्रयोग संभवतः राहगीर करते थे, क्योंकि ये ऐसे कक्ष पर बनाए गए थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था। और वहाँ पर क्या था, जो कुएं भी मिले हैं, तो कुएं क्या राहगीरों के लिए बनाया जाता था, जो रास्ते पे चलने वाले लोग होते थे, ताकि वो ऐसे घर पे बनाया जाता था ताकि जो राहगीर है ना वो अंदर आके पानी पी सके। ऐसे घरों पर कमरे पर बनाया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या 700 थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या कितनी थी, 700। अब हमने निचला शहर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में। दुर्ग में एक ऐसी संरचना है जिसके ईंटों से बने निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे नष्ट हो गए हैं। तो जो दुर्ग में क्या है, एक ऐसी संरचना है जिसके जो निचले वाले हिस्से थे जो कि ईंटों से बनाए गए थे वो तो बचे हुए थे, लेकिन जो ऊपरी हिस्से थे जो लकड़ी से बनाए गए थे वो ख़त्म हो गए थे। लकड़ी को तो दीमक वगैरह ने खा लिया होगा, तो वो सारे नष्ट हो गए थे। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। तो जो विशाल स्नानागार वो क्या है, वो आयताकार एक जलाशय है, यानी गहरा जलाशय, पानी वाला झील टाइप का, और वो उसे क्या किया गया, चारों तरफ से गलियारे से घेर दिया गया है। यानी जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी व दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। और इसके अलावा क्या है, जो जलाशय के जो तल तक जाने के लिए यानी नीचे तक जाने के लिए दक्षिणी और उत्तरी भाग में 2 सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। जलाशय के किनारों को ईंटों को जमाकर व जिप्सम के गारे से जलबद्ध किया गया। जलबद्ध का मतलब होता है वाटर प्रूफ बनाना। तो जो उसके किनारे हैं ना, ताकि सीलन ना हो, इसलिए इन्होंने क्या किया, ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे से उसको वाटरप्रूफ बना दिया। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक में एक बड़ा कुआं था। और क्या था, इसके तीनों तरफ कमरे बने हुए थे। कक्ष मतलब कमरे होते हैं, और उसके जिसमें से एक में बड़ा कुआं था, यानी 3 कमरे थे, 3 में से कमरे में एक बड़ा सा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके अलावा जब जलाशय को खाली करना होता था तो क्या होता था, उससे नाली से कनेक्ट कर रखा था एक बड़े से, उस नाली में सारा पानी बह जाता था। इसके उत्तरी तरफ एक छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानघर बनाए गए थे। और इसके उत्तरी तरफ में क्या थी, एक छोटी सी संरचना जिसमें कि 8 स्नानघर थे। 8 स्नानघर थे टोटल। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बनाए गए थे। तो एक गलियारा तो उसके दोनों तरफ 4-4 स्नानघर बनाए गए थे, यानी एक गलियारा तो उधर 4 बना दिए, दूसरे गलियारे की तरफ 4 बना दिए। प्रत्येक स्नानघर से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने नाले में मिलती थी, और प्रत्येक जितने भी स्नानघर थे ना, उनकी जो नालियाँ थी, जो गलियारे में नाली बनी हुई थी, उसके नाले से जाके मिल जाती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। और जो ये संरचना मिली है, ये कुछ अनोखापन ही दिखता है इसमें। और इसके अलावा कई और जो विशिष्ट संरचनाएं मिली है, विशेष प्रकार की जो संरचनाएं मिली है, इससे ये अनुमान लगाते हैं जो पुरातात्विक हैं कि इसका प्रयोग किसी अनुष्ठानिक स्नान के लिए करते होंगे, यानी किसी ओकेजन में या फिर फेस्टिवल में इसका इस्तेमाल करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो